हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कल जो सवाल दिए थे मैंने आपको, सबसे पहले तो पिछली क्लास के अंदर जो भी हमने 2 सवाल मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे, सबसे पहले मैं उनकी चर्चा करता हूं। उनमें से एक सवाल तो ये था कि मुझे MnO4 माइनस से क्या चाहिए, 1 मोल Mn3O4 चाहिए, इसका 1 मोल चाहिए। तो आपको बताना है इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी। एक सवाल तो ये था जो कि हम लोगों को करना था, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मुझे इसका 1 मोल चाहिए, अगर मुझे इसका 1 मोल चाहिए इसका, तो बताइए इसके 1 मोल का मतलब, अरे मुझे 3 मैग्नीज चाहिए, लेकिन इधर तो इसके पास केवल 1 ही मैग्नीज है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे इसके 1 मोल चाहिए, 3 मैग्नीज यहां चाहिए, तो मुझे यहां पर 3 MnO4 माइनस लेने पड़ेंगे, तब जाके मेरे को यहां से, तब जाके यहां से हमारे को Mn3O4 मिलेगा 1 मोल। उसके लिए कंडीशन है, शर्तियां मुझे इसके 3 मोल तो लेने ही पड़ेंगे। अब आप सोचो, इस Mn3O4 के अंदर 1 मैग्नीज +2 में है, 1 मैग्नीज +3 में है, और एक और मैग्नीज +3 में है। अब आप सोचोगे यार मुझे कैसे पता लगा ऐसा, क्योंकि यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज -2 है, और 4 ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज का मतलब हो गया -8 चार्ज हो गया कुल पर ऑक्सीजन। यहां पर -2 चार्ज है, चूंकि यहां कुल 4 ऑक्सीजन है तो कुल माइनस का चार्ज -8 हो गया। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इन चारों ऑक्सीजन पर मिला के और -8 चार्ज है, तो ऑब्वियसली तीनों मैग्नीज के पास मिला के +8 चार्ज होना चाहिए। अब +8 चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1 मैग्नीज पर +2 और 2 पे +3 और वैसे भी आगे जाके जब आप लोग स्पाइनल्स, इनवर्स स्पाइनल ये पढ़ लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि 1 मेटल पे +2 और बाकी की 2 पे +3 होता है। अब आप देखिएगा यहां पर हर मैग्नीज, ये जो 3 मोल हमने लिए हैं, इनमें से हर मैग्नीज के पास +7 +7 और +7 चार्ज है। अब ये +7 +7 +7 वाली मैग्नीज आयन +2 +3 में कन्वर्ट हुई, तो बताइए यहां पर +5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे +4 इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी +4 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए मिला के अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। इसका मतलब इसका 1 मोल जब बना तो इसके 3 मोल ने कुल 13 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, तब जाके इसका 1 मोल ऑब्टेन हुआ है हमारे को। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, n की वैल्यू यहां पर 13 आएगी। ये मैंने आपको पहला एग्जांपल करके बताया। एक एग्जांपल तो मैंने आपको घर के लिए ये दिया था, करेक्ट। तो 13 आंसर, काफी लोगों ने मुझे आंसर 13 ही दिया है, बिल्कुल जिसने भी 13 निकाला उन सभी का सही आंसर है, राइट। अब मैं आगे की बात करता हूं। आगे देखिए, एक मैंने आपको ये सवाल दिया था, ये लीजिए, नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन से हमने एनिलीन बनाना है। लीजिए, इस नाइट्रोबेंजीन से हमने एनिलीन बनाना है। अब इतना तो समझ में आ गया कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन अगर बनी है तो इस दौरान रिडक्शन हुआ है। इस दौरान क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये तो हमारे बात समझ में आ चुकी है कि इस दौरान रिडक्शन हुआ है, ये क्लियर हो चुका है, क्लियर। अब मेरे को जो आपको आगे की बात समझानी है
वो जरा देखो, रिडक्शन तो हुआ है बट इस रिडक्शन के दौरान कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूं, आओ इसको समझाता हूं मैं। आप लोगों को याद हो तो हम ऐसे सवाल करते थे कि भाई आयरन +3 था, इससे आयरन बन गया तो N की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि ये +3 से न्यूट्रल हो गया। बहुत बढ़िया। हम ऐसे भी करते थे, ये MnO4- है और ये MnO2 बन गया, तो बताइए N की वैल्यू क्या होगी। तो याद करो, हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे कि यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो डिफरेंस जो आया वो 3 का आया। ये लीजिए, ये हम लोग करते थे, पिछली क्लास में हमने किया। अरे यहां पर भी हमें यही तो करना है, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो और एनिलीन में भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, बस काम हो जाएगा हमारा, कोई परेशानी आएगी नहीं हमारे को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यहां निकालता हूं नाइट्रोजन की। तो देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 लिया जाता है और नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यानी खुद +1 रखेगा और नाइट्रोजन को -1 देगा। तो बताइए क्या होगा। मैं ये कह दूं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लोग निकालते हैं किसी भी की भी, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या माना जाएगा, -2, और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नाइट्रोजन को कौन सा चार्ज देगा, नाइट्रोजन खुद क्या देगा चार्ज कार्बन को, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और खुद पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अरे भाई, जैसे मैं अमोनिया की बात करता हूं और मैं ये कहता हूं बताइए अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप यही तो कहते हो, नाइट्रोजन चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब अमोनिया में अगर मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम ये मानते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे माना जाएगा +1, इसने इसको -1 दे दिया, ये भी +1, इसने भी इसको -1 दे दिया, ये भी +1, इसने भी इसको -1 दे दिया। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर राइट नाउ -3 चार्ज है। कुछ ऐसा ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त करते हैं। आ रही है बात समझ में? करेक्ट। अब आप देखिएगा, अगर मैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट यहां पे लगाता हूं तो देखिएगा क्या होगा। नाइट्रोबेंजीन ये होती है, दिस वन इज द नाइट्रोबेंजीन। करेक्ट। अब हमारे को ये पता है, देखो कि यहां पे ये जो कार्बन है, कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन लेगा, तो इसका मतलब ये +1 और ये -1 देगा इसको। नाइट्रोजन साथ में ऑक्सीजन से भी जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन इस दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद लेगा, तो खुद तो क्या लेगा, -2 चार्ज, और नाइट्रोजन को क्या दे देगा, +2 चार्ज। लीजिए, अब यही नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, यही नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू किससे लगी हुई है, ऑक्सीजन से, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन और किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने दिए हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यही ऑक्सीजन ले गया तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन -2 चार्ज और नाइट्रोजन को दे गया +2 चार्ज। तो बताइए इस नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आ गया, +2 और +2 +4, ये हो गया -1। तो यहां ओवरऑल नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। कुछ ऐसे ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग, नियम 11th क्लास के अंदर पढ़कर आए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, बस मैंने वो आपको नियम के हिसाब से समझा दिया है। अब आप देखिए यहां पर यही नाइट्रोजन किससे लगी हुई है, यही नाइट्रोजन कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से लगी है। लीजिए, और ये लोन पेयर है, कोई खास बात नहीं है। अब आप याद करो, जैसे मैंने अमोनिया में किया बिल्कुल वैसा का वैसा मैं यहां पर कर सकता हूं। क्या किया मैंने यहां पर, इसने क्या चार्ज रखा, खुद ने +1, इसको क्या दे दिया, -1, इसने भी क्या चार्ज रखा, +1, इसको क्या दे दिया, -1, इसने भी क्या चार्ज रखा, +1, इसको क्या दे दिया, -1। ये लीजिए, ये चार्ज इस नाइट्रोजन ने ले लिए, और ये नाइट्रोजन
कौन सा चार्ज रख रही है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रही है, दैट इज -3। अरे तो देखो यार, नाइट्रोजन +3 से -3 हो चुकी है। नाइट्रोजन किधर से क्या हो चुकी है, +3 से -3 हो चुकी है। और यदि नाइट्रोजन +3 से -3 हो गई है तो बताइए n की वैल्यू क्या हो गई यहां पे, 6। ये लीजिए, तो सिंपल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी नाइट्रोजन की। नाइट्रोबेंजीन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या है, +3, और एनिलीन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -3। तो अगर सिस्टम +3 से -3 में आया है तो इसको ऑब्वियसली 6 मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। इस तरीके से हमारे को ये सवाल सॉल्व करने थे। ओके, उतारेंगे। देखो ये जो था ना, ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका मैंने आपको दिया। ये चीज बिल्कुल हो सकती है सिंप्लीफाइड, कई बार समझ में आसानी से नहीं आती कि मैंने एक एक बॉन्ड के टुकड़े कर करके समझा दिए। मैं इसी को फॉर्मूला स्टाइल में कर दूं, जैसे यहां तो मैंने कोई सिंप्लीफाइड नहीं किया था, यहां तो सीधा फॉर्मूला स्टाइल। और हमें याद भी रहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए परमैंगनेट में मैग्नीज का +7 है, वहां पर +4 आ गया, ये हम लोग फटाफट निकाल देते हैं। मैं ही वही फॉर्मूला स्टाइल यहां पे लगाता हूं। माना कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, आओ समझते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माना कि X है, राइट। अब आप बताइए ऑक्सीजन कितना चार्ज रखता है, -2, ये लीजिए, ये -2 × 2, ये लीजिए। अब नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा है, अब कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, +1, ये लीजिए, ये +1, और ओवरऑल न्यूट्रल। अरे अरे एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, यहां वो लिगेंड विगेंड वाला कंसेप्ट मत लगा देना तुम लोग। अरे वो तो OMC में चलता है, कोऑर्डिनेशन में चलता है, ये ध्यान रखना। कल को लिगेंड वाला कंसेप्ट चिपका दो यहां कि ये कार्बन है, मेटल। अरे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चलता है ये तो। यहां तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से लगा ये कार्बन, तो कार्बन खुद क्या रखेगा, प्लस का चार्ज, तो ये +1 और ओवरऑल 0। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा x -4 +1 बराबर 0, और x बराबर आ गया +3। लो जी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाल दी +3 किसके लिए, ये मैंने निकाल दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां नाइट्रोजन के लिए। और मैं अब ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट एनिलीन में नाइट्रोजन की निकालता हूं। देखो, माना कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, लीजिए, प्लस बताइए हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होगा, +1 × 2, कार्बन के ऊपर भी कितना होगा, +1 × 1, और पूरी तरह से एनिलीन न्यूट्रल है। जब इसको सॉल्व करते हो तो x +3 बराबर 0 आता है, x बराबर -3 आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो बताइए यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। तो मैं यही तो कह रहा हूं, +3 से -3 पे हम लोग जा रहे हैं, इसलिए यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई है। उतारेंगे आप लोग। अब देखिएगा, एक सवाल और लेते हैं हम लोग, इसको करो देखिए सॉल्व। आप लोगों को कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया आपका कि अगर मान लीजिए मैं यहां लेता हूं CrO4, या चलिए यहां लेता हूं CrO2, और मैं इसको ऑक्सीडाइज्ड करता हूं, ये लीजिए Cr2O7 -2 में। अब आपको यह बताना है यहां n की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं CrO2 का ऑक्सीडेशन करूं और उसको Cr2O7 -2 में कन्वर्ट कर दूं आफ्टर द ऑक्सीडेशन, देन टेल मी द वैल्यू ऑफ n। फटाफट आप n की वैल्यू बताएंगे क्या होगी यहां पर। देखिए यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम इसको यूज में ले रहे हैं बेसिकली। तो आ रही है बात समझ में। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि 1 मोल कंपाउंड जो हमें ऑब्टेन करना है, उसके ऑब्टेन करने के दौरान कितने मोल इलेक्ट्रॉन दिए गए या लिए गए, दैट इज द वैल्यू ऑफ n, राइट। अब अपने को पता है यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चलता हूं मैं। माना कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ये 2x हो गया,
एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस का 2 इंटू 7 और दैट शुड बी इक्वल टू द माइनस का 2, तो 2x माइनस 14 इक्वल टू माइनस का 2, 2x इक्वल टू प्लस का 12 और x इक्वल टू प्लस का 6। इसका मतलब यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 6 है, यहां दोनों क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमने निकाल लिया। अब आप बताइए, अगर आपको यहां 2 क्रोमियम चाहिए तो यहां पर आपको 2 मोल CrO2 तो लेने ही पड़ेंगे, मतलब यहां आपको 2 क्रोमियम यूज में लेनी पड़ेंगी, तब जाके ये बनेगा। अब आप बताइए, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस की 4। अब प्लस की 4 का क्रोमियम प्लस के 6 में, प्लस के 6 में अगर कन्वर्ट हुआ है तो इस दौरान इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसने भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, राइट। तब जाके ये प्लस के 4 से प्लस का 6 बना होगा। अब ये 2 और 2 मिलके n की वैल्यू क्या बना गए, 4। ये लीजिए, इस प्रकार से ये सॉल्व करना था। ये सवाल कुछ वैसा ही हो गया जैसा मैं अभी Mn3O4 बन रहा था MnO4 माइनस से, ये मैंने सवाल सॉल्व किया था। बस वो ऑक्सीडेशन का नहीं था, वो रिडक्शन का था, और ये ऑक्सीडेशन का हो गया, दैट्स ऑल। और कोई फर्क नहीं है इस सवाल में और पिछले सवाल के अंदर, ठीक है भाई। इस तरीके के सवाल आप लोगों को करने आने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, n की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल सब्सटेंस जब भी कभी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ऑब्टेन होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स लिए गए या दिए गए, दैट इज द वैल्यू ऑफ n, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में यहां तक, करेक्ट। अब मैं आगे की बात करता हूं। आज मैं जो टॉपिक शुरू करूंगा, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। आज हमारे बीच में जो चर्चाएं होने वाली हैं वो होने वाली हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के एप्लीकेशन की। क्लियर? तो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे, मतलब कितने तरीके के सवाल बनेंगे, कैसे कैसे मुझे इस एप्लीकेशन के रूप रंग देखने हैं, हर चीज को आज अपने को समझना है। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। देखिएगा, देखो सबसे पहले मैं मेन इक्वेशन यहां पे लिख दूं। देखो, जब भी कभी यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मतलब मैं किस सेंस में ये चीज आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, इसको समझो। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का कल हमने एक इक्वेशन लिखा था, W=m/nf/it, मैं इस इक्वेशन को कितने तरीके से एक तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सवाल कैसे देने पर मुझे इसको कैसे यूज में लेना है, और मैं ग्राम की जगह मोल निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम इन लीटर निकालूंगा, तब मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, ये सारी बातें मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, एक एक टाइप को मैं एक एक केस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केस 1 की। देखो, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1। देखो केस 1 क्या होता है, मान लीजिए हमारे को सीधा सीधा सा यही फॉर्मूला काम में लेना है कि W=m/nf और ये लीजिए IT। याद रखना, ये इक्वेशन हम तब काम में लेते हैं जब करंट इन एम्पियर गिवन है, टाइम इन सेकंड, मतलब टाइम भी गिवन है, करंट गिवन है, राइट। तो ऐसे स्थिति में हम W कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं केस 1 का मतलब ये इक्वेशन सीधे सीधे काम में तब ली जाती है जब मैं ये कह दूं कि हमारे को I गिवन है और T गिवन है, I गिवन है, T गिवन है, और हमारे को W कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ग्राम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। उस वक्त सीधे सीधे आप ये इक्वेशन यूज में ले सकते हो, जो कि हमने कल के सवालों में ली थी यूज में। अब मैं आता हूं केस 2 पर। कभी कभी क्या होता है, हमारे को I और T सेपरेट नहीं दिया हुआ होता, हमारे को दिया हुआ होता है Q, हमारे को Q गिवन है, ये लीजिए।
अगर हमारे पास Q गिवन है Q, तो फिर यही इक्वेशन हम लोग ऐसे यूज में लेते हैं, W = m/NFQ। ये लीजिए, बहुत छोटी सी बात है, हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन इस छोटी छोटी बात से देखो हम चेंजेस करने लगेंगे चीजों को अभी। तो केस 1 हमें I और T अलग अलग दिया है, केस 2 अगर हमें I और T अलग अलग नहीं दिया है बल्कि Q दिया है यानी कूलाम्ब में चार्ज दिया है, उस वक्त फिर मैं इक्वेशन ये सेकंड वाली ये काम में लूंगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर, राइट। और फैराडे की जगह मैं 96,500 कूलाम 96,500 कूलाम रख दूंगा, हम लोग जानते हैं। अब मैं आता हूं केस 3 पर। केस 3 समझना, ये लीजिए केस 3 समझाता हूं। मैं केस 3 आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक सवाल देता हूं। केस 3 का ही सवाल है, उस सवाल को लिखते हैं। सवाल है Al2O3 is electrolyzed, Al2O3 is electrolyzed by 3 Faraday electricity. By 3 Faraday electricity. Calculate amount of aluminium deposited on cathode। ये लीजिए, हमारे को कुछ इस प्रकार का सवाल दे दिया गया है। लीजिए, आपने एक चीज देखी कि अब के हमारे को ना कोई करंट दिया है ना कोई टाइम दिया है, ना हमारे पास कोई कूलाम्ब के अंदर चार्ज है, बल्कि हमें सीधे सीधे फैराडे में इलेक्ट्रिसिटी दे दी गई है। इसका मतलब ये जो मैंने केस 1 बोला था, ना मुझे I और T सेपरेट मिले, ना मुझे कोई Q मिला है, बल्कि मुझे सीधा फैराडे मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा जरा देखो। तो देखो, हमारे को पता है कि W = क्या होता है, M/N और Q/F, ऐसे लिख दिया मैंने। M/NF इंटू Q को M/N इंटू Q/F लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो मैं 1000 से डिवाइड करता हूं, तब जाके किलोग्राम में कन्वर्ट होता है। अरे हम ये जानते हैं कि अगर मैं 500 ग्राम लेता हूं, ये लीजिए, और अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास आंसर आता है ½ kg। ये लीजिए, अगर मैं कहता हूं 40 सेंटीमीटर है कोई, और मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 40/100 होके मैं इसको बोलता हूं 0.4 मीटर। यही कहता हूं। अगर मैं कहता हूं 250 ml है कोई अमाउंट, तो मैं 250 ml को 1000 से डिवाइड करके और उसे 1/4 लीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। ये बहुत ही बेसिक यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको लिख के दिए। तो मैंने क्या किया, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मैंने 100 से डिवाइड करा। मुझे अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मैंने ग्राम को 1000 से डिवाइड करा। मतलब मैंने स्टैंडर्ड से डिवाइड करा ना। तो एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, हम जानते हैं कि सिंस 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलाम, ये होता है। क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। यानी कि हम ये कह दें 96,500 कूलाम क्या हुआ, ये किसी भी कूलाम को फैराडे में कन्वर्ट करने का स्टैंडर्ड हो गया है। ये किसी भी कूलाम को फैराडे में कन्वर्ट करने का एक स्टैंडर्ड हो गया है। अगर मैं आपसे यह कहूं हमारे पास 96,500 कूलाम चार्ज है, इसका मतलब कितने फैराडे हमारे पास अवेलेबल है, हम कहेंगे 1 फैराडे। अगर मैं आपसे यह कहूं हमारे पास 9,65,000
कूलाम अवेलेबल है। इसका मतलब हमारे पास कितने फैराडे हैं, हम कहेंगे 10 फैराडे हैं। मैं कहूं हमारे पास केवल 9650 9650 कूलाम है, इसका मतलब हमारे पास कितने फैराडे हैं, हम कहेंगे 0.1 फैराडे है। इसका मतलब आप जो भी अमाउंट कूलाम दिया गया है उसको 96,500 कूलाम से डिवाइड कर रहे हो तो वो फैराडे में कन्वर्ट हो रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां ये कह दूं m अपॉन n और ये q क्या है, कूलाम के अंदर चार्ज, और f का मतलब क्या है 96,500 कूलाम, यानी q अपॉन f को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, अरे सीधा सीधा लिख सकता हूं नंबर ऑफ फैराडे, दैट इज द नंबर ऑफ फैराडे। लीजिए हमारी इक्वेशन ये बन गई, मैं Q अपॉन F को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ फैराडे। ये लीजिए ये सवाल बन गया हमारा, मतलब ये फॉर्मूला बन गया सवाल के लिए। अब आपको ये सवाल सॉल्व करना था, बहुत आसान, बहुत ही आसान सवाल हो गया अभी, राइट। देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि W कैलकुलेट करना है, ठीक है। बताइए एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है जिसका W कैलकुलेट करना है, ग्राम कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस, दैट इज 27। कितना है मोलर मास, 27। N की वैल्यू कितनी है, तो Al2O3 का मतलब एल्यूमिनियम प्लस 3, और इससे मेरे को एल्यूमिनियम मिल रहा है तो N की वैल्यू हो गई 3। और कितने नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, 3 फैराडे। ये लीजिए सॉल्व करने पर ये आएगा 27 ग्राम इज द आंसर। तो अगर हमारे को करंट IT अलग दिया है, फॉर्मूला अलग, हमें Q दिया है, फॉर्मूला अलग, हमारे को फैराडे दिया है, फॉर्मूला अलग। समझ में आ गई बात, राइट। अब मैं आता हूं केस 4 पे। आओ अब मैं केस 4 पे डिस्कस कर लूं, आपको बात समझा दूं। ये लीजिए केस 4। केस 4 का क्या मतलब है इसको भी जरा देख लें। इसके लिए फिर मैं एक सवाल आप लोगों को दे देता हूं। आओ एक सवाल को और लेते हैं। सवाल है कि Al2O3 is electrolyzed by 6.023 into 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय दिस, कैलकुलेट amount of aluminium deposited on cathode। लीजिए बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन अब के ना मुझे कोई I दिया, ना मुझे कोई T दिया, ना मुझे कोई Q मिला, ना कोई फैराडे मिला, बल्कि मिला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी केस 4 के अंदर फिर से डेटा देने का तरीका चेंज कर दिया। ये जो IT अपॉन F का पोर्शन है ना, ये चेंज हो रहा है जरा, इसलिए हमारे को पहले इससे डीलिंग करनी आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इनमें उलझा दिया तो सारा पड़ा पड़ाएगा कचरा कर दिया उसने, ठीक है। तो इसको समझो अब आप लोग, बहुत सिंपल है। देखो अब हर चीज तुम लोग समझते हो, जानते हो, क्योंकि मैंने थ्योरी पूरी क्लियर कर रखी है तुम लोगों को। देखो मैं कैसे इक्वेशन के रूप को ही चेंज कर देता हूं। देखो जरा इक्वेशन का रूप चेंज करता हूं मैं पहले तो। ये मैंने केस 4 के लिए सवाल बनाया आपके लिए, अब मैं जरा इक्वेशन का रूप चेंज कर रहा हूं, फिर सॉल्व करूंगा इसको। देखो हम लोग जानते हैं W = क्या होता है, W = होता है M अपॉन NF, और मैंने कह दिया ये Q होता है यार, ठीक है, Q होता है, क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं यार इसको ऐसे लिख दो आप जरा, M अपॉन N और ये Q अपॉन F। लीजिए अब मैं कहूं इसको जरा ऐसे लिख दो यार, M अपॉन N और Q अपॉन 96,500 कूलाम होता है ये, क्लियर। आओ अब आपको बात समझ में आएगी। W = ये M है हमारा,
ये n है हमारा। अब आप बताइए 96,500 कूलम्ब यानी एक फैराडे क्या एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है क्या? 96,500 कूलम्ब कह दूं या एक फैराडे कह दूं, क्या ये एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है क्या? हम कहेंगे यस, इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस 96,500 कूलम्ब को क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं, देखो, अवागाद्रो नंबर इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए। और ऊपर की तरफ जो ये Q है, ये Q क्या है? Q कूलम्ब में कोई चार्ज है। कितना है क्या पता, कुछ नहीं पता कितना है। ये 96,500 कूलम्ब से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ऊपर वाला Q है तो चार्ज इन कूलम्ब ही, लेकिन कितना है ये नहीं पता। इसका मतलब मैं ये कहूंगा अगर ये अमाउंट नहीं पता तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है हमारे को ये भी नहीं पता। ये n नॉड लिख देता हूं, n नॉड है। कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें नहीं पता, बस इतना पता है ये कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं डिपेंड करता है कितना कूलम्ब है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ये लीजिए, तो ऊपर वाली चीज जो कूलम्ब है उसको मैंने n नॉट इंटू इलेक्ट्रॉन लिख दिया और नीचे चूंकि 96,500 कूलम्ब है वैल्यू फिक्स है, इसलिए मैंने उसको अवागाद्रो नंबर इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब मैं ये जानता हूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अरे ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए क्या बन गया? W इक्वल्स टू m अपॉन n इंटू एन नॉट अपॉन अवागाद्रो नंबर। ओहो, लीजिए, ये मैंने केस 4 के अकॉर्डिंग एक नई इक्वेशन बना डाली। ये लीजिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का जो फॉर्मूला है इसकी तो शक्ल ही चेंज कर डाली हम लोगों ने। अब आप देखो, इस सवाल को बड़े ही आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आओ अब इस सवाल को जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, W कैलकुलेट करना है, बिल्कुल। बताइए m अपॉन n इंटू नंबर ऑफ दिस अपॉन अवागाद्रो नंबर। जब सॉल्व करेंगे मोलर मास एल्यूमिनियम का 27, ये 3 हो गया। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 6.023 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ये लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो ये लीजिए, ये यहां से ये गया, ये 22 23 कट के 10 रह गया। सॉल्व जब करोगे तो 0.9 ग्राम आपके पास आएगा। यानी कितने ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? ओनली 0.9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा आफ्टर दिस प्रोसेस। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आप लोगों को केस 4 समझा दिया है। तो केस 4 के अंदर बताइए मैंने क्या दिया आप लोगों को? केस 4 के अंदर मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग फिर मैंने इस सवाल को सॉल्व कर डाला। पहले इक्वेशन को मैंने चेंज किया है, ये ध्यान रखना। चलिए, हो गया। अब आप देखिएगा, केस 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मान लीजिए मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करूं, बल्कि मैं तो केस 5 के अंदर ले लेता हूं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए भाई, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं, उतारो एक बार फटाफट। अब आप देखिएगा, केस 5 को मैं आपको समझा देता हूं। केस 4 ये बता दिया था। अब केस 5 में क्या दिया गया? हमें ना तो सीधे सीधे I दिया, ना हमें सीधे सीधे T दिया, ना हमें Q दिया, ना नंबर ऑफ फैराडे दिया और ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, बल्कि इस सवाल में हमारे को दिया गया है 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है तो देखिए, ये जो पिछली इक्वेशन थी ये वाली, मैं इसी इक्वेशन का जरा रूप चेंज कर देता हूं। हमारे को ये पता है W = m अपॉन n इंटू n नॉट अपॉन अवागाद्रो नंबर होता है, और हम ये भी जानते हैं कि मोल = नंबर n नॉट अपॉन अवागाद्रो नंबर होता है। तो अगर ये वैल्यू मोल के बराबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? m अपॉन n इंटू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख सकता हूं। अब मैं इसको यूज में लेते हुए इस सवाल को सॉल्व कर देता हूं। जरा इस सवाल को आप लोग देखेंगे,
देखो इस सवाल को सॉल्व करता हूं मैं क्या लिख सकता हूं, W कैलकुलेट करना है मुझे, दैट इज m अपॉन n इंटू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये बताइए m कितना लिखेंगे 27, ये लीजिए। n एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ, तो n की वैल्यू 3 आएगी, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 ही दे रखे हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, ये लीजिए। तो अपने पास W कितना आ गया 27 ग्राम, ये लीजिए, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ W। इस तरीके से हमारे को सॉल्व करना था। तो केस 5 मैंने आपको बता दिया। तो ये पांचों केस किस पर चल रहे हैं, IT अपॉन F। इस पोर्शन के अंदर अपने को किस तरीके से चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, नंबर दिए हैं, मोल दिए हैं, फैराडे दिए हैं, कूलाम दिया है, उसके अनुसार इक्वेशन के रूप चेंज किए हम लोगों ने। अब मैं एक सवाल लेता हूं, उस सवाल के अंदर वो सवाल इन पांचों पॉइंट्स में से किसी पर भी हो सकता है। ये 5 केस जो मैंने बताए इनमें से किसी पर भी वो सवाल हो सकता है। जरा देखते हैं उस सवाल को। देखो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया और कहा गया ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनोड। ऑक्सीजन गैस एनोड के ऊपर लिबरेट हुई, बिल्कुल H2O का ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है एनोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। हमसे चर्चा की गई है ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनोड, देन कैलकुलेट W यानी अमाउंट इन ग्राम इफ फॉर फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। इसका मतलब फैराडे की बात हो रही है, और अगर फैराडे की बात हो रही है तो बोलिए हम फॉर्मूला क्या काम में लेंगे। हम जानते हैं कि फॉर्मूला काम में लिया जाएगा W इक्वल्स टू m अपॉन n इंटू नंबर ऑफ फैराडे। ये लीजिए, यही मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले बताइए मोलर मास किसका रखा जाएगा। अरे मोलर मास उसका रखा जाता है जिसका W निकाल रहे हो। W किसका निकाल रहे हो, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अमाउंट निकाल रहे हो तो मोलर मास भी ऑक्सीजन का रखोगे, दैट इज 32 ग्राम। क्लियर। अब आप बताओ n की वैल्यू, बताओ n की वैल्यू क्या बता रखी है मैंने कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर तो n की वैल्यू 4 होती है। ये हमारे को पता है, पिछली क्लास में हमने किया है n की वैल्यू में। और कितने फैराडे दे रखे हैं, नंबर ऑफ फैराडे 4 दे रखे हैं। लीजिए साफ साफ ये हमारे को सवाल के अंदर डेटा दे रखा है, राइट। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो W बराबर क्या जाएगा 32 ग्राम। ये लीजिए 32 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगी एनोड पर बाय द 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। तो मैंने आप लोगों को 5 केस समझा दिए। पांचों केस IT अपॉन F के अंदर अलग अलग प्रकार के डेटा से लिंक थे। अब मैं आपसे केस 6 का डिस्कशन करता हूं। अब ध्यान से समझना। अब बहुत मतलब इसके अंदर कैसे कैसे मैं चेंजेस कर रहा हूं सवाल के अंदर, आप देखो, और उससे कितनी आसानी से मैं सवाल सॉल्व कर दूंगा। मतलब फॉर्मूलों में चेंज करूंगा और कितनी आसानी से सवाल सॉल्व कर दूंगा, ये आप लोग देखो। देखिए अब मैं आता हूं, ये लीजिए टाइप C यानी केस 6 पर। केस 6 की बात अब हम लोग करते हैं। लीजिए केस 6 क्या है कि फ्रॉम द वेट ऑफ द सब्सटेंसेस, अगर मैं सब्सटेंस के वेट को कैलकुलेट कर लूं तो फ्रॉम द वेट ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड देयर मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। अगर वेट पता है तो हम मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो केस 6 क्या बन गया, केस 6 में मैं लिखूंगा यहां पर फ्रॉम द weight of substance deposited on electrode their moles can be calculated। उससे हम उनके मोल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर मोल्स कैन बी
कैलकुलेटेड। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आओ अब मैं इसको आप लोगों से डिस्कस कर लूं। तो फॉर्मूले में चेंज करके कर ले हम कैलकुलेशन। हम ये जानते हैं कि W इक्वल्स टू M अपॉन NF इंटू IT होता है। ये लीजिए, M अपॉन NF इंटू IT होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस मास इन ग्राम को इस M से डिवाइड कर दूं, ये M इधर ले जाऊं, तो मास इन ग्राम, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उसी का मोलर मास, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये क्या बन गया आपका, दैट इज IT अपॉन NF। ये लीजिए, ये बन चुका है। आई बात समझ में? तो मुझे बताइए, ये जो W अपॉन M है, ये क्या बन चुका है, दैट इज द कैपिटल N। इसको मैं कह रहा हूं कैपिटल N, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने क्या लिख दिया, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये बन चुका है, जिसको मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। दैट शुड बी इक्वल्स टू, द फॉर्मूला क्या हो चुका है, दैट इज IT अपॉन NF। इस फॉर्मूले से मैं नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के कैलकुलेट कर सकता हूं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, दैट शुड बी इक्वल्स टू द IT अपॉन NF। इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। आ गई मेरी बात समझ में? हाँ भाई, क्लियर? अब देखिए, अगर हम मोल्स इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, इस प्रकार से हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं अब इस सवाल को आराम से सॉल्व कर लूंगा। देखो क्या दिया गया है, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 moles of iron plus 3 to iron plus 2 with 2 ampere current। अरे कुछ समझ में आई मेरी बात को समझ में आई कि हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू reduce 3 moles of iron plus 3 to iron plus 2 with 2 ampere current। ये हमारे को निकालना है, राइट? तो देखो, मोल्स का चर्चा हो रहा है। अगर मोल्स की चर्चा हो रही है तो बताइए, सवाल में हम लोगों का फॉर्मूला क्या चलेगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू IT अपॉन NF। ये लीजिए, अब यहां पर हम लोगों को करना क्या है, देखो मोल्स कितने दे रखे हैं, 3 मोल्स, तो N की वैल्यू तो 3 हो गई, राइट? और हमारे को करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। लीजिए, ये 2 एम्पियर हो गया, ये टाइम T हो गया। आयरन प्लस 3 से आयरन प्लस 2 बना है, N की वैल्यू 1 हो गई, और F 96,500 कूलम हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और T इससे निकालेंगे, तो T इक्वल्स टू 3 इंटू 96,500 अपॉन 2, लेकिन ये सेकंड में आएगी। ये वैल्यू किस में आएगी, सेकंड्स में आएगी, जबकि हमारे को निकालनी किस में है, हमारे को ये वैल्यू आवर्स में निकालनी है। अगर हमें ये वैल्यू आवर्स में निकालनी है तो देखो, T इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 3 इंटू 96,500 अपॉन 2, पहले 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में बन चुका है, और 60 से डिवाइड करेंगे, ये लीजिए इसको, तो ये अपना आवर में कैलकुलेट हो चुका है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इतने आवर्स टाइम लगेगा, दिस वन इज द आंसर। ये लीजिए, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यहां तक ऐसे सवाल हम लोगों को करने आने चाहिए। इज इट क्लियर? बात आपके समझ में आ चुकी है, राइट? तो मोल्स भी कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप देखिएगा, अब तक जो हमने पढ़ा है ना, उससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो IT अपॉन NF है, अरे इसका खेला बड़ा जबरदस्त है, सारा खेला इसका है, IT अपॉन NF का। इस IT अपॉन NF को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, IT अपॉन NF को मैं Q अपॉन NF लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन NF लिख सकता हूं। इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, N इंटू नंबर ऑफ फैराडे लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, N इंटू नंबर ऑफ फैराडे लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको स्मॉल n इंटू n नॉट अपॉन
आवागाद्रो नंबर लिख सकता हूं। आई बात समझ में? और क्या लिख सकता हूं मैं इसको? और मैं इसको लिख सकता हूं, एक सेकंड, ये Q अपॉन N ये लिख सकता हूं, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 1 अपॉन N और ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। अब डिपेंड करता है ये डेटा दिया है या 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 ये डेटा दिया है। एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग हम लोग केस 1 से केस 5 के सवाल सॉल्व कर रहे थे। ये तो क्या बन गया? केस 1 से केस 5 का कंसेप्ट आ गई बात समझ में। और ये जो केस 6 है, केस 6, इसमें मैंने क्या कहा? मोल कैलकुलेट करने हैं। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस, और दैट शुड बी इक्वल टू द IT अपॉन NF, यही तो बन गया। और आप देखो ये मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, ये तो मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया IT अपॉन NF। लेकिन एक चीज तो हमने देखी नहीं कि यार इस IT अपॉन NF के इतने सारे रूप हम जानते हैं, इतने सारे रूप हमारे को पता है। इसका मतलब आप समझे कि हमसे जब मोल पूछा जाएगा कि इसके मोल कितने कैलकुलेट हुए ये बता दो, तो बताइए क्या मैं ये मोल इस IT अपॉन NF के अंदर मैंने जो भी चीजें सम्मिलित की है ऊपर, मैं सब ये मोल कैलकुलेट करने के अंदर काम में ले सकता हूं। यस, मैं Q अपॉन NF लिख सकता हूं। मैं 1 अपॉन N इंटू नंबर ऑफ फैराडे लिख सकता हूं। मैं 1 अपॉन N इंटू N नॉट अपॉन आवागाद्रो नंबर लिख सकता हूं। और मैं 1 अपॉन N इंटू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता हूं। ये लीजिए, ये मोल निकालने के भी अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हो गए। ये मैंने कैसे बना दिए, क्यों बना दिए? बिकॉज मैंने IT अपॉन NF के अलग अलग रूप आपको बता रखे हैं, उसी से मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करना सिखा दिया अलग अलग तरीके से। आ रही है बात समझ में यहां तक? ठीक है भाई, आई बात समझ में? ये मोल्स की कैलकुलेशन हो गई। केस 6 मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसी केस 6 में एक कमाल की चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मतलब ये मान के चलना, अगर वो क्लियर हो गई ना, तो उसके बाद हम थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन में उतरने वाले हैं। इस इलेक्ट्रोलाइसिस के, इलेक्ट्रोलाइसिस जिस सॉल्यूशन में हो रहा है उसमें उतरने वाले हैं, और उसमें हम लोग देखो इधर की उधर क्या क्या चीजें निकाल डालेंगे। बस अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से और समझ लो। मतलब बेसिक चीजें अगर क्लियर हैं तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही, हमें हर तरीका समझ में आ रहा है इसका। देखो अब मैं आ रहा हूं कि मान लेते हैं कई प्रकार के सेल एक सीरीज के अंदर कनेक्ट है, मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अब यहां पर देखो एक नोट लिया, बहुत ध्यान से समझना यार। मतलब ये मान के चलो कमाल की चीज चल रही है अब इसके अंदर। मान लेते हैं लेट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। मान लेते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, राइट। अगर अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में लगे हैं, उसको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा हमारे को। चलिए मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। ये लीजिए, अब मैं कुछ सेल को सजाऊंगा नहीं भैया, है ना, सेल को सजाने की जरूरत नहीं है हमारे को। मैं कह दूं ये सेल बना दिए, और उसके बाद मैंने कहा ये अपने इलेक्ट्रोड्स हैं, ये लीजिए ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इज इट क्लियर? ये लीजिए ये इलेक्ट्रोड्स हो गए हमारे एनोड और कैथोड। और फिर मैंने कहा इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने इसको आपस में जोड़ दिया, इसको आपस में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ना है ना हमारे को। और मैंने इस इलेक्ट्रोड को ये लीजिए वाया बैटरी ऐसे जोड़ दिया। लीजिए ये कई प्रकार के सेल मैंने यहां पर सीरीज के अंदर जोड़ दिए, राइट। अब मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो सेल है ना, ये वाला जो सेल है इसके अंदर तो कैल्शियम क्लोराइड है, मान लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। ये लीजिए, और ये जो ये वाला सेल है, ये लीजिए
इसके अंदर मान लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और ये वाला जो सेल है इसमें मान लेते हैं कि AgCl है। ये लीजिए, ऐसे अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट इन सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये लीजिए, ये मान लिया मैंने। तो आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अब मेरा एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, सोचो, दिमाग लगाओ। ये जो बैटरी ऊपर लगी हुई है, उस बैटरीज के द्वारा जो भी करंट पास हो रहा है, जो भी आई पास हो रहा है, जो भी टी समय तक आई पास हो रहा है, बताइए। मेरे को रिप्लाई करेंगे आप लोग मैसेज बॉक्स में, मुझे बताइए इन तीनों सेल के साथ मैंने जो ये बैटरी जोड़ी है, और ये बैटरी जो करंट दे रहा है, अरे वो करंट आई, और वो जो टी समय तक आई करंट दे रहा है, वो तीनों सेल को बराबर मिलेगा या फिर किसी सेल को ज्यादा, किसी सेल को कम मिलेगा? बताओ। ये बैटरी सभी में आई और टी मतलब करंट बराबर देगी, बराबर समय के साथ देगी, या फिर अलग अलग करंट अलग अलग समय के साथ देगी? बताओ। अगर ये सेल सीरीज में जुड़े हैं, अगर ऐसा है तो इक्वल या अनइक्वल? सबसे पहले तो ये बताओ, इक्वल या अनइक्वल? टेल मी, बोलो। यस, इक्वल। मैक्सिमम लोगों ने आंसर इक्वल दिया है, 2-4 ने अनइक्वल भी बोला है। नहीं, इक्वल। एक बात बताओ यार, इस बैटरी का इनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि बैटरी बोले देख तूने मेरे को इलेक्शन में वोट नहीं दिया तो आज तेरे को मैं करंट कम दूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। अरे यार, एक सीरीज के अंदर 3 सेल लगे हैं, तीनों सेल को बराबर आई मिलेगा बराबर समय के साथ, और हर सेल के इलेक्ट्रोड पर भी वो सेम करंट जाएगा, बराबर करंट जाएगा और बराबर समय के साथ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? याद रखना, इन सभी प्रकार के सेल के लिए, और समझना यही तो कमाल की चीज है इसके अंदर, पूरे आगे के इलेक्ट्रोलाइसिस का जो निचोड़ है, याद रखना वो यही चीज है कि जो ये सीरीज के साथ ये सेल लगे हुए हैं, लेकिन इनके साथ बैटरी एक ही है, इसलिए जितना आई इसको मिलेगा उतना ही आई इसको मिलेगा, उतना ही आई इसी को मिलेगा। सभी के लिए आई जो है वो सेम होगी, सभी के लिए जो टी है वो भी सेम होगा। समान समय के लिए सेम करंट इन सबको मिलेगा, यानी I इंटू टी सेम हो गया। और अगर ये सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? IT सेम हो गया। IT सेम हो गया का क्या मतलब है? Q सेम हो गया। अरे IT सेम, Q सेम, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया IT अपॉन F सेम। अरे F तो वैसे ही कांस्टेंट है, और इसका मतलब क्या हो गया? या इसी को मैं कह दूं Q अपॉन F सेम। इन सभी सेल का Q अपॉन F सेम है, IT अपॉन F सेम है। Why? बिकॉज I सेम है, T सेम है, तो फिर IT अपॉन F कह दूं, QF कह दूं, मतलब IT अपॉन F के इतने रंग रूप अभी मैंने आपको बताए, इतने सारे रंग रूप मैंने आपको बताए। IT अपॉन F, IT अपॉन F का मतलब Q अपॉन F, नंबर ऑफ फैराडे, एन नॉट अपॉन Na, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, IT अपॉन NF नहीं बोल रहा हूं, IT अपॉन F कह रहा हूं। केवल उतना सा हिस्सा देखो, Q अपॉन F, नंबर ऑफ फैराडे, एन नॉट अपॉन Na, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इन सभी के ऊपर सेम है। आई बात समझ में? अब अगर ये चीजें सेम है तो देखो, इससे मैं अब क्या कलाकारी कर रहा हूं, देखो मैं क्या चीजें इससे डिराइव कर रहा हूं। देखो आप लोग, तो हमें ये पता है कि अगर मोल कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला होता है IT अपॉन NF। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन N इंटू IT अपॉन F। लीजिए, ये मैंने लिख दिया है। आई बात समझ में? अब आप ये बताओ यार, इन सभी सेल के लिए, इन सभी सेल के लिए IT अपॉन F सेम है क्या? तो हम कहेंगे यस, इन सभी सेम के सेल के लिए ये जो IT अपॉन F है ये कांस्टेंट है। ये कैसा है? कांस्टेंट है। अरे अगर ये कांस्टेंट हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस जो कि इन सेल्स के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होने वाले हैं, वो नंबर ऑफ मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्मॉल n। ये लीजिए n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल n। इट इज वेरी 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 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर मान लीजिए हमने कई सेल को एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया और उन सभी सेल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट फील्ड हैं, तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उनके मोल्स का जो रेशो होगा, n1 रेशो, n2 रेशो, n3 रेशो, जो भी मोल्स का रेशो होगा वो हमेशा इस रेशो में होगा, 1/n1 रेशो 1/n2 रेशो 1/n3। ये लीजिए, ये मैंने इससे रिजल्ट निकाल दिया। बताओ यही चीज कही जाएगी। मोलर रेशो किसके रेशो में होगा? इस रेशो के अंदर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ही मुझे आप लोगों को सबसे पहले समझाना था। क्लियर? अब इस पर बेस्ड मैं एक सवाल लेता हूं। ये मोलर रेशो कैसे निकाला ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं इस पर बेस्ड बात कर रहा हूं, एक सवाल की। आओ इस सवाल को लेते हैं। देखो पहले सवाल को समझते हैं। देखो, 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। देखो साफ साफ दे रखा है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। किसमें? 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो कि एक सीरीज में कनेक्ट है। इसका मतलब हर सेल को 3 फैराडे मिल रही है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज विद सेम बैटरी, और इसने भेजी 3 फैराडे, तो सबको 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। राइट? अब आगे कह रहा जाए कि इन 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिल्वर आयन है, कैल्शियम आयन है और एल्यूमिनियम +3 आयन है रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है द मोलर रेशो इन विच 3 मेटल आयंस आर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज। बताइए ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर किस मोलर रेशो में डिपॉजिट होंगे? व्हाट इज द मोलर रेशो जो कि डिपॉजिट हो रहा है? अरे बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो मैं सॉल्व करता हूं इस सवाल को और आपसे कह दूं कि चूंकि ये मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल n, ये हम लोग जानते हैं। और हमें मोलर रेशो निकालना है किसके लिए? मोल्स ऑफ सिल्वर आयन, बहुत ही बढ़िया। रेशो मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन, बहुत ही बढ़िया। और मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयन, ये लीजिए बहुत ही बढ़िया। ये लीजिए इनके मोल्स हैं, मतलब इस पर सिल्वर डिपॉजिट होगा, सिल्वर के मोल, यहां कैल्शियम के मोल और यहां एल्यूमिनियम के मोल। अरे यही होगा करेक्ट। तो बताइए दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या होगा? 1/Ag के लिए n की वैल्यू 1 रेशो 1/ कैल्शियम के लिए 2 रेशो 1/ इसके लिए 3। या तो आंसर आपका इस फॉर्मेट में होगा 1:1/2 रेशो 1/3। लेकिन हो सकता है आपको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कहे कि नहीं भैया मेरे को फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इंटीजर में बताओ आंसर। तो मैं मिनिमम कितने नंबर से इसे मल्टीप्लाई करूं कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए? तो मैं मिनिमम इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ये इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आंसर आएगा 6:3:2 इज द आंसर। यानी कि ये जो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो रही हैं, ये किस किस रेशो में डिपॉजिट होगी? अगर सिल्वर के 6 मोल होंगे तो कैल्शियम के 3 मोल और एल्यूमिनियम के 2 मोल डिपॉजिट होंगे। कब? जब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो कि एक सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं। तो इस कंसेप्ट को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए उतारेंगे आप लोग। देखिए केस 6 में हमने मोल्स की बात करी है, लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस गैस है, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस मान लीजिए कोई गैस है, तो फिर वॉल्यूम की बात की जाएगी। तो अब मैं केस 7 की बात करूंगा और केस 7 के अंदर हम वॉल्यूम की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आप लोग हेडिंग डालेंगे केस 7, और केस 7 के अंदर हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ
वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। ये लीजिए, इसकी मैं अब जरा चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूं, बताइए 1 मोल गैस अगर ली जाए उसका वॉल्यूम हम किसके बराबर कहते हैं? तो हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस दैट शुड बी इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। हम लोगों को पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि वॉल्यूम ऑफ n मोल ऑफ गैस किसके बराबर होगा? इसको मैं कह रहा हूं VL, इसको मैं नाम दूंगा VL। तो वॉल्यूम ऑफ n मोल ऑफ गैस इक्वल्स टू होगा ऑब्वियसली n इंटू 22.4 लीटर। ये लीजिए, इसके बराबर होगा। इज इट क्लियर? आ गई बात समझ में? यानी हमारी इक्वेशन ये बन सकती है कि VL इक्वल्स टू ये नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। क्लियर? अब एक बात बताओ यार, हमारे को पता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का अभी फॉर्मूला हमने किया। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? N इक्वल्स टू IT अपॉन NF। अभी मैंने आप लोगों को बताया N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू IT अपॉन NF, ये होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मैं यहां इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? दैट इज IT अपॉन NF और दैट इज मल्टीप्लाई बाय 22.4 और ये लीजिए ये वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्लियर? तो सीधा वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में यहां तक? हाँ भाई, अब मैं आगे की बात करता हूं। आओ इसके अंदर आगे की चर्चाएं करते हैं अब हम लोग। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मान लेते हैं वही डिफरेंट सेल किसी एक सीरीज के अंदर कनेक्ट हो रही हैं, राइट? हम मान लेते हैं लेट डिफरेंट electrolytic cell, let different electrolytic cell connected in series। मान लेते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सीरीज में कनेक्ट है। अब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सीरीज में कनेक्ट है और वो एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो बताइए उसके लिए IT अपॉन F क्या होगा? हम कहेंगे सो IT अपॉन F कांस्टेंट होगा। IT अपॉन F क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अरे सोचो, IT अपॉन F कांस्टेंट हो गया, ठीक? और ये 22.4 ये तो वैल्यू है, डिजिट है, ये तो ऐसी कांस्टेंट ही रहेगी। तो बताइए क्या कहा जाएगा? इसका मतलब वॉल्यूम, जो भी सब्सटेंस, जो भी गैस का वॉल्यूम लिबरेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द N होगा। VL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द N। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग इलेक्ट्रोड पर कोई अलग अलग प्रकार की गैस अगर लिबरेट हो रही है तो उनके वॉल्यूम का रेशो क्या बोला जाएगा? उनके वॉल्यूम का रेशो क्या कहा जाएगा? उनके वॉल्यूम का रेशो कहा जाएगा, ये लीजिए V1 रेशो V2 रेशो V3 दैट शुड बी इक्वल्स टू द 1 अपॉन N1 रेशो 1 अपॉन N2 रेशो 1 अपॉन N3। ये लीजिए, जैसे मोल्स का रेशो है बिल्कुल उसी स्टाइल से वॉल्यूम का रेशो हम लोग निकाल सकते हैं। हम आराम से इस तरीके के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये बात हो गई हमारे वॉल्यूम्स के रेशो की।
क्लियर? तो जो मोल का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, मोल कैलकुलेट करना और मोल्स का रेशियो निकालना, बिल्कुल वैसे ही वॉल्यूम कैलकुलेट करना और वॉल्यूम का रेशियो निकालना। अगर कई प्रकार के सेल सीरीज में कनेक्ट है तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अब मैं वॉल्यूम के ऊपर एक सवाल आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, वॉल्यूम के ऊपर अब एक सवाल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्या दिया है जरा देखो, कैलकुलेट the volume of gas liberated, calculate the volume of gas liberated at anode from electrolysis of aqueous solution of copper sulfate। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया है और उससे एनोड के ऊपर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। और उसके लिए करंट दिया है 2 एम्पियर और पास्ड फॉर 10 मिनट्स। ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। बट इस सवाल को और जरा ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को ये मेंशन ही नहीं है किस गैस का वॉल्यूम। इतनी देर तो बोलता था कॉपर का अमाउंट निकाल दो, एल्यूमिनियम का अमाउंट निकाल दो, इन सब की चर्चाएं होती थी। अब के तो चर्चा ही नहीं करी, बस ये बोल दिया वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करो। कौन सी गैस? वी डोंट नो, पता ही नहीं। इसलिए अब पहले मुझे इसमें क्वालिटेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर मैं क्वालिटेटिव स्टडी करता हूं तो देखो भाई, ये है एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये हो गया एक्वस कॉपर सल्फेट। और एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब हो गया H प्लस OH माइनस कॉपर प्लस 2 और ये सल्फेट। अब आप बताइए, एनोड के ऊपर तो कौन जाएगा? एनायन। कैथोड के ऊपर कैटायन। कैथोड पे कौन सा कैटायन जाएगा? क्यों आज आए, इसका मतलब कॉपर प्लस 2। याद आ गया? कन्या सेना कार मांगो, अल्लाह जानता है क्यों आज आए, तो क्यों। और एनायन के अंदर क्या होगा? OH माइनस या सल्फेट, तो हमें पता है OH माइनस। अब एक बात बताओ, एनोड पे तो ये जाएगा ना, ये एनोड पे जाएगा और हमारे को क्या देगा? ऑक्सीडाइज्ड होके ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एक्चुअली वो वॉल्यूम किसका कैलकुलेट करना है? ऑक्सीजन गैस का कैलकुलेट करना है। OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और हमारे को O2 मिलने वाली है। क्लियर? इसका मतलब ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम निकालना है। बहुत बढ़िया। VL इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है IT अपॉन NF और ये मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। बहुत आसान है। अगर मैं अब आपसे ये कह दूं व्हाट इज I, तो I दे रखी 2 एम्पियर। व्हाट इज टाइम, तो टाइम हमेशा सेकंड में रखा जाता है, तो ये 10 मिनट इंटू 60 ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। N की वैल्यू, अरे O2 गैस लिबरेट हो रही है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है वाटर की ऑक्सीडेशन से या OH माइनस की ऑक्सीडेशन से, तो N की वैल्यू 4 होती है, हम जानते हैं। F की वैल्यू 96,500 कूलम रख देंगे और ये 22.4 हो गया। लीटर में कैलकुलेशन हो जाएगी। आप वॉल्यूम इन लीटर कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने लीटर हमारे को वॉल्यूम मिल जाएगा गैस का। राइट? तो इस तरीके के सवाल हमारे को सॉल्व करने आने चाहिए। ये बात हुई आपके कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम की। और अगर कोई सवाल वॉल्यूम के रेशो निकालने का होता तो जैसे अभी मैंने आपको, जिस तरह से मैंने आपको अभी कैलकुलेट करना सिखाया था मोलर रेशो, बिल्कुल वैसे ही मैं वॉल्यूम का रेशो भी निकाल सकता था। मतलब अगर मैं सवाल को इस पर दे देता तो अब आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। राइट? ये बात हुई आप लोगों के केस 7 की। ठीक है, केस 7 मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। अब मैं केस 8 पे आ रहा हूं। आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे केस 8। केस 8 कमाल का केस। बस ये मान के चलो मेरे को आज ये केस 8 ही मेन समझाना है। मतलब ये केस 8 ये कमाल का, मतलब अगर ये केस 8 समझ में आ गया तो आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मान के चलिएगा आप लोग। मेन चीज जो है इसके अंदर वो केस 8 है जो अब मुझे आप लोगों को समझाना है। ठीक है, देखिए केस 8 में क्या है आप देखो। अगर मैं आपसे अब ये कह दूं कि लेट कोई एक सेल है,
ये लीजिए, करेक्ट। और मैंने कहा ये दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप्ट है और ये इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो कैथोड है, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ये लीजिए, ये मैंने चर्चा करी, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आपसे यहां क्या कहना चाह रहा हूं, जरा आप लोग देखिएगा। मैं यहां एनोड से डीलिंग करूंगा और साथ में कैथोड से भी डीलिंग करूंगा। मतलब मैं यहां एनोड की सारी कहानी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, और मैं इधर से कैथोड से भी आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे ये बताओ कि ये जब बैटरी से ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट हैं, एनोड भी कनेक्ट है, कैथोड भी कनेक्ट है, तो क्या इस बैटरी के द्वारा दिए जाने वाला करंट यानी IT अपॉन एफ एनोड और कैथोड को बराबर मिलेगा क्या? तो हम कहेंगे यस। बैटरी जितना IT अपॉन एफ एनोड के लिए देगी उतना ही कैथोड के लिए देगी। जितना करंट इधर उतना ही इधर, जितने समय के लिए करंट इधर उतने ही समय के लिए इधर। इसका मतलब IT दोनों तरफ बराबर, तो IT अपॉन एफ भी बराबर, तो Q अपॉन एफ भी बराबर। तो इसका मतलब एन नॉट अपॉन अवागाद्रो नंबर यानी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर, फैराडे भी बराबर, और एक करंट की हर चीज बराबर होगी दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए, बिकॉज दोनों एक ही बैटरी से जुड़े हुए हैं। सही है। तो अब मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं, आओ देखो। अगर मैं इधर आपसे डिस्कस करूंगा एनोड की सारी चर्चाएं और इधर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैथोड की सारी चर्चाएं, सारी एनोड का डिस्कशन इधर, सारा कैथोड का डिस्कशन इधर। क्या क्या डिस्कशन है, आओ जरा डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एनोड के ऊपर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका W, और उसके साथ मैं A लिख देता हूं केवल ऐसे ही सिंबल के लिए, राइट। तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला बनेगा M अपॉन NF और ये IT। ये लीजिए, बिल्कुल बनेगा। और अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई ये जो W है, W इसके साथ ये M इधर लिख दो, स्मॉल n इधर आ गया, तो ये बन गया आपका IT अपॉन F। ये लीजिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये एनोड के ऊपर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका अमाउंट इन ग्राम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, उसी को मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं यार ग्राम व्राम कैलकुलेट क्या करना, कैलकुलेट करते हैं आपके मोल, तो बताओ मोल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे ये कहूं अगर मुझे मोल कैलकुलेट करने हैं एनोड पर जो भी डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस उसके मोल, ये A4 एनोड है, अवागाद्रो नहीं है, आपके ध्यान रखना जरा। तो मोल जो भी एनोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं सब्सटेंस के, दैट शुड बी इक्वल्स टू IT अपॉन NF, ये होगा। अब मैं इस इक्वेशन को भी जरा रीअरेंज कर लेता हूं, तो मैं कहूंगा मोल जो भी एनोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाई n, और ये IT अपॉन एफ लीजिए, इससे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। मतलब मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये था, उसी को रीअरेंज कर लिया तो मैंने इसको ऐसे कह दिया। आई बात समझ में? अब मैंने क्या किया, यहां पर मोल कैलकुलेट नहीं करना यार, अब के कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, मैं सीधा V लिख रहा हूं भैया, वॉल्यूम, और एनोड पर जो भी गैस लिबरेट हो रही है उसकी बात होगी यहाँ, राइट। तो यहाँ लो वॉल्यूम इन लीटर, इसकी बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा IT अपॉन NF, ये लीजिए, और ये 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम लीटर के अंदर
एनोड पर जो भी गैस लिबरेट हो रही थी उसका है, याद रखिएगा। क्या आ गई बात समझ में यहां तक? अब मैं आपसे ये कह दूं, इसको भी जरा रीअरेंज कर ले हम लोग। जैसे ही मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये लीजिए, वॉल्यूम जो भी एनोड पर लिबरेट हो रहा है वो इट इज मल्टीप्लाई बाई एन, इट इज 22.4, ये लीजिए दैट शुड बी इक्वल टू द IT अपॉन एफ। ये लीजिए दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। तो आपने देखा एनोड के ऊपर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका ग्राम कैलकुलेट करना हो हमें फॉर्मूला आता है, उसके मोल कैलकुलेट करने हो हमें फॉर्मूला आता है, हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हमें फॉर्मूला आता है। और उन फॉर्मूलों को जरा मैंने रीअरेंज कर दिया। क्यों करा ये अभी समझ में आएगा आपके, रीअरेंज क्यों किया, सारा खेल इस रीअरेंज का है। राइट, ये कर लिया भैया, एनोड का सारा कैलकुलेशन सब जानते हैं। अब मैं आपसे कहूं यार कैथोड पर भी तो सेम यही फॉर्मूले चलेंगे, कैथोड के लिए कोई फॉर्मूला अलग थोड़ी चलने हैं, फॉर्मूले तो यही चलेंगे कैथोड के लिए भी। अगर मैं वही W आपको उस सब्सटेंस का निकालने के लिए कहूं कि जो कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है, मैं आपसे कहूं ना यार कैथोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसके अमाउंट ग्राम में बताओ, तो भी वही W लगाओगे, बस WC लिख दिया। C का मतलब मेरा यहां इस वक्त ये है कैथोड पर डिपॉजिट होने वाला W। क्लियर? तो दैट शुड बी इक्वल्स टू M अपॉन NF और ये लीजिए IT। क्लियर? अच्छा, इसको रीअरेंज कर देता हूं मैं, तो ये WC into N अपॉन कैपिटल M that should be equals to IT अपॉन F। ये लीजिए, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर, ये लीजिए वापस से 1, चलो 1 छोड़ो यार, इसको मैंने कह दिया A। ये इक्वेशन A हो गई, करेक्ट। अब एक बात बताओ, अगर मुझे कैथोड पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसके मोल कैलकुलेट करने होते, तो मोल कैलकुलेट करने होते तो ये लो कैथोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के मोल हो गए, दैट इज IT अपॉन NF। रीअरेंज कर देता हूं, ये लीजिए इनटू N और दैट शुड बी इक्वल टू द IT अपॉन F। ये लीजिए दैट इज द इक्वेशन नंबर B। इसको मैंने B कह दिया। ये कह सकता था मैं, अब जो कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है जो भी सब्सटेंस, राइट, उसका मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये लीजिए, तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ C दैट शुड बी इक्वल टू द IT अपॉन NF और ये हो गया 22.4 लीटर। और मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, दैट इज मल्टीप्लाई बाई N, ओके, अपॉन 22.4, ये लीजिए दैट शुड बी इक्वल टू द IT अपॉन N IT अपॉन F। ये लीजिए, रीअरेंज करने के बाद जो ये फॉर्मूला आया इसको मैंने इक्वेशन C कह दिया है। राइट, ये लीजिए, ये मैंने आपसे ग्राम की भी चर्चाएं कर ली, मैंने आपसे मोल की भी चर्चाएं कर ली और वॉल्यूम इन लीटर की भी चर्चाएं कर ली। एनोड पर डिपॉजिट हो चाहे कैथोड पर डिपॉजिट हो, सब कुछ मैंने यहां पर आपको बता दिया है। आई बात समझ में यहां तक? करेक्ट। अब आप देखो क्या कमाल की चीज अब मैं करने वाला हूं। अब आप देखो, मतलब गजब की चीज होने वाली है। अब यहां पर आप ये देखो, मुझे ये बता दो, ये IT अपॉन F जो अब मैं यहां पर लेने वाला हूं, ये IT अपॉन F, देखो इधर, अरे देखो रे देखो, ये IT अपॉन F दैट शुड बी इक्वल टू, और क्या बोला जा सकता है, मैं कह दूं दैट इज द Q अपॉन F। बिल्कुल सही है। और क्या बोला जा सकता है, दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फैराडे। ये लीजिए, नंबर ऑफ फैराडे। और क्या बोला जा सकता है, ये दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आवागाद्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन, एन नॉट अपॉन आवागाद्रो नंबर। और क्या बोला जा सकता है, ये दैट इज द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए क्या ये IT अपॉन F इन सब के बराबर है? हम कहेंगे यस, इन सभी के बराबर है। अब मैं आपसे ये कह दूं, जरा और आगे चला जाए तो देखिए क्या कमाल कमाल की चीजें हो जाएंगी। देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं, देखो कि क्या ये IT अपॉन F एनोड और कैथोड के लिए इक्वल है? हम कहेंगे यस, एनोड और कैथोड के लिए ये इक्वल है।
अगर एनोड और कैथोड के लिए इक्वल है ये IT/F, अरे तो सोचो, दिमाग लगाओ, ये भी IT/F के बराबर है, ये भी IT/F के बराबर है, ये भी IT/F के बराबर है, अरे ये सब IT/F के बराबर है। तो कुछ समझे, अगर आपको एनोड पर किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट पता है तो आप कैथोड पर किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट पता लगा सकते हो। अगर इधर के ग्राम पता है तो उधर के मोल पता कर लो, इधर के ग्राम पता है उधर का लीटर पता कर लो, इधर का ग्राम पता है उधर के ग्राम पता कर लो, इधर के मोल पता है उधर के लीटर पता कर लो, इधर का लीटर पता है इधर के मोल पता कर लो, अरे इधर का कुछ भी पता है तो इधर का कुछ भी पता कर लो। क्यों? क्योंकि हर इक्वेशन का RHS IT/F है और वो IT/F राइट नाउ एनोड और कैथोड के लिए सेम है। और मैं कह दूं इसके लिए क्यों यार, एक सीरीज में अगर मैं सेल लगा दूं तो किसी भी सीरीज के सेल का, किसी भी एनोड का कैथोड पे अगर कोई भी अमाउंट वगैरह कुछ दिया है तो आप उस सेल, किसी भी सेल के किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज सबके लिए IT/F सेम है। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? ये IT/F सेम होने से हम ये कह दें कि अगर ये सेम तो यहां पर अगर कोई अमाउंट इलेक्ट्रोड पर ग्राम में, मोल में, लीटर में कुछ भी हमें पता है एनोड का, तो हम कैथोड पर पता लगा सकते हैं। कैसे? बिकॉज हम इन इक्वेशन को आपस में बराबर कर सकते हैं। क्या मतलब है बराबर करने का? मैं लिख सकता हूं यहां पर कि व्हाट इज दिस IT/F, दैट इज द W into N/M। ये लीजिए, ये कह सकता हूं मैं। और क्या कह सकता हूं मैं इसके अंदर? मैं कह सकता हूं that is N naught into N, not N naught, that is the mole into N। ये लीजिए। और क्या कह सकता हूं मैं इसके अंदर? that is the VL into N अपॉन 22.4 लीटर। याद रखना, अब मैंने कोई ये नहीं कहा कि एनोड का है या कैथोड का है, किसी का भी हो। अगर एनोड का पता है तो कैथोड का पता कर लो, कैथोड का पता है तो एनोड का पता कर लो। ये ब्रह्मास्त्र है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। एक्चुअली मुझे आपको यहां तक पहुंचाना था, यहां तक पहुंचाने के लिए मेरे को ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बतानी पड़ी। अगर ये पता है ना आपको तो आप सारा खेल निकाल लोगे। और भी एक कमाल का खेल बताऊं मैं आपको, वो भी आगे चलेगा, मतलब वो तो और भी गजब का ही खेल है ना। IT/F ये तो भी इलेक्ट्रोड से डीलिंग चल रही है। आपको कोई भी इलेक्ट्रोड का कोई भी अमाउंट दिया है, ग्राम में दिया है, वॉल्यूम में दिया है, मोल में दिया है, तो आप दूसरे इलेक्ट्रोड का कोई भी अमाउंट आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। याद रखना, ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, उतारेंगे आप लोग। अब आप देखिए, इस पर बेस्ड सवाल कैसे बनता है, मैं आप लोगों से वो डिस्कस करता हूं। देखो, पहला सवाल लेते हैं इसके ऊपर कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgCl2, during the electrolysis of MgCl2 which produced 6.5 gram of magnesium at cathode। मतलब क्या है इसका, जरा देखो, एक सेल बना के आपको समझाता हूं मैं। देखो कितने आराम से सॉल्व हो जाएगा ये सवाल। मतलब अगर चीजें क्लियर हैं, थ्योरी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कैसे आसानी से हम न्यूमेरिकल्स पर अप्रोच करते हैं। आओ देखो बताता हूं। क्या सवाल है कि ये एक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक, और मैं ये कह रहा हूं इस सॉल्यूशन के अंदर कौन अवेलेबल है? MgCl2। ये सॉल्यूशन में क्या है? MgCl2, ये सॉल्यूशन है। क्लियर है? अब ये जो MgCl2 सॉल्यूशन है, करेक्ट, इसके अंदर इस सेल में ये दो इलेक्ट्रोड भी हैं और ये एक बैटरी से कनेक्ट है। लीजिए, ये एनोड है और ये कैथोड है। क्लियर है? अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि यहां पर एनोड की तरफ तो कौन जा रहा है? क्लोराइड आयन। ये लीजिए, और यहां एनोड की तरफ तो क्लोराइड आयन जाके Cl2 दे रही है, और कैथोड की तरफ कौन जा रहा है? कैटायन। और यहां क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम। एक्चुअली यही तो कहानी है, राइट। एनोड पे कौन गया? क्लोराइड आयन गया। कौन चला गया? क्लोराइड आयन चला गया और Cl2 बना गया। और यहां कौन चला गया? मैग्नीशियम +2 चला गया कैथोड के ऊपर, और क्या बना दिया उसने?
उसने मैग्नीशियम बना दिया। अब आपको यह दे रखा है कि अगर कैथोड पर डिपॉजिट होने वाले मैग्नीशियम का अमाउंट 6.5 ग्राम है, तो बताइए एनोड पर जो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है वो कितने वॉल्यूम लिबरेट हो रही है। बहुत सिंपल। इसका मतलब मैं ये कह दूं, चूंकि इनके साथ जो बैटरी लगी है वो तो कॉमन है, बैटरी जो इसके साथ है वही बैटरी इसके साथ है, यानी इस पर आने वाला IT अपॉन एफ यानी कि करंट ये तो बराबर है। अगर बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि एनोड के लिए अगर मैं कह दूं वॉल्यूम इन लीटर इंटू स्मॉल एन अपॉन 22.4 लीटर, अगर ये एनोड की कहानी है, अरे तो मैं इसके साथ इक्वल किसको कर सकता हूं, W इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एम, ये कैथोड की कहानी हो जाएगी। इनको इक्वल कर दूं मैं, यही तो सीखा है, बस इतना याद रखना रे, तुम ये इक्वल जब कर रहे हो तो आप इस एन को इस एन से मत काट देना। अरे पता नहीं यार, यहां जो डिपॉजिट हो रहा है उसका एन क्या है और यहां कोई डिपॉजिट हो रहा है उसका एन क्या है। कल को तुम लोग दोनों स्मॉल और स्मॉल एन को काट दो और कह दो यार ये भी खत्म करो खेल। नहीं, ये मत काट देना, ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है इस बात पर एनोड पर कौन जा रहा है और कैथोड पे कौन जा रहा है, और इन दोनों में एक एक मोल बनने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ये हम जानते हैं। एन नहीं कटेंगे आपस में, राइट। अब देखो कितने आराम से ये सवाल सॉल्व हो गया। वॉल्यूम इन लीटर निकालना है, एन की वैल्यू क्लोरीन के लिए 2 होती है, ये 22.4 हो गया, W 6.5 ग्राम दिया है, राइट। एन मैग्नीशियम के लिए 2 होता है, और मैग्नीशियम का बताइए मोलर मास कितना होता है, तो इसका 24 होता है मोलर मास। लीजिए अपने को अब ये सवाल सॉल्व करना है, बहुत ही आराम से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब वॉल्यूम इन लीटर अगर हमें कैलकुलेट करना है, देखो कितने आराम से सॉल्व हो गया ये, तो 6.5 इंटू 2 इंटू 22.4 और दैट इज डिवाइडेड बाय 24 और ये 2 यहां पे आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिएगा क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल और ये लगभग अगर आप देखो तो 22.4 और ये 24 लगभग ये वैल्यू कटेगी तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा डिवाइड होगा, तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग लीटर आपका आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, 6 पॉइंट समथिंग लीटर आएगा। तो आपने देखा कितने आराम से सॉल्व हो गया है सवाल। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, हमें इक्वेशन यूज में लेना आता है कि अगर हमारे को एनोड और कैथोड में से किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है अगर उसका अमाउंट पता है तो दूसरे इलेक्ट्रोड का तो ये चुटकियों में निकाल देंगे, चुटकियों में हम लोग, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तो कह दूं एक ही सेल क्यों, अब तो चाहे आप इन सेल को सीरीज से जोड़ दो, सीरीज में लगे हुए सेल में किसी भी एक सेल के किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर अगर कुछ पता है तो किसी भी सेल के किसी भी इलेक्ट्रोड पर हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट, ये बात हुई आप लोगों के इस सवाल की। अब मैं इसमें एक और सवाल आप लोगों से डिस्कस करता हूं, आओ जरा इस सवाल को भी देख लें। देखो ये क्या है, सवाल में दिया है मोल्टन AlCl3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है भाई, मोल्टन AlCl3 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है। मोल्टन AlCl3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2, ठीक है, liberated at anode if 2.5 mole of aluminium deposited on cathode during electrolysis। अब के इलेक्ट्रोलाइसिस AlCl3 का हो रहा है। आओ एक बार फिर से मैं जरा सेल बना के आपको समझा दूं। देखो जरूरी नहीं है कि सेल बनाना पड़े, केवल समझाने के लिए बना रहा हूं। ये लीजिए, ये 2 इलेक्ट्रोड मैंने लिए और दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, राइट। ये लीजिए, इसको मैंने एनोड कह दिया, इसको मैंने कैथोड कह दिया, और मैंने ये कहा साथ में कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ये लीजिए। और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन है, दैट इज द मोल्टन, ये लीजिए AlCl3, मोल्टन AlCl3। अब आप बताइए एनोड के पास कौन जाएगा, एनोड के पास एनायन जाएगा। कौन सा एनायन जाएगा, क्लोराइड जाएगा, और क्या देगा, Cl2 गैस देगा। बताइए कैथोड के पास कौन जाएगा, हम कहेंगे कैथोड के पास एल्यूमिनियम +3 जाएगा, और क्या देगा,
एल्यूमिनियम देगा। आई बात समझ में? अब आपको ये जो अमाउंट एल्यूमिनियम के या क्लोरीन गैस के, ये किसी भी फॉर्मेट में दिए हुए हो सकते हैं, ग्राम में दिए हुए हो सकते हैं, मोल्स में दिए हुए हो सकते हैं, वॉल्यूम में दिए हुए हो सकते हैं, और किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमारे को क्या रखा, एल्यूमिनियम इतने मोल डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो यहां एल्यूमिनियम कैथोड के अंदर है, और एनोड की बात करूं तो एनोड के अंदर क्लोरीन गैस है, तो मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज एन, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये मैंने एनोड की कहानी लिख दी, यहां सवाल सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये मैंने एनोड की कहानी लिख दी है। इज इट क्लियर? और कैथोड के साथ आपको मोल का जिक्र करने के लिए कहा है, तो आपको पता है दैट इज मोल इनटू स्मॉल एन, ये मैंने कैथोड का जिक्र कर दिया। ये लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है अब हमारे को। अब हमारे को ये पता है, सब चीजें हम समझते हैं, जानते हैं कि वॉल्यूम हमारे को निकालना है, Cl2 का निकाल देंगे। अब बताओ Cl2 के लिए स्मॉल n की वैल्यू 2 होती है, दैट इज 22.4 लीटर। और बताओ मोल कितने डिपॉजिट हो रहे हैं एल्यूमिनियम के, 2.5 हो रहे हैं। और एल्यूमिनियम के लिए स्मॉल n की वैल्यू क्या है, अरे एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बन रहा है, तो यहां स्मॉल n की वैल्यू 3 है। इसीलिए कहता था, देखो इसीलिए कहता था कि ये स्मॉल n से स्मॉल n काट मत देना, स्मॉल n से स्मॉल n मत काट देना। यहां स्मॉल n 2 है और यहां स्मॉल n 3 है, फर्क है ना दोनों में। अब आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए आराम से। दैट इज वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू 2.5 इंटू 3 इंटू 22.4 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आप देख लेना कितना आएगा, जो भी आएगा इतने लीटर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आप लोग। ये बात हुई आप लोगों के केस 8 की। तो आपने देखा किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर कोई भी अमाउंट दिया है तो मैं दूसरे इलेक्ट्रोड पर आसानी से अमाउंट निकाल सकता हूं, ये मैंने आपको समझाया है। उतारेंगे आप लोग। अब देखिएगा, केस 8 मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब मैं केस 9 पर आता हूं। केस 9 से जो मैं रिजल्ट निकालूंगा, एक्चुअली हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की शुरुआत ही वहीं से की थी, जो मैंने कहा था यूनिवर्सल ट्रुथ। आओ मैं उस पे आता हूं। केस 9, देखिएगा केस 9 की बात करते हैं। केस 9 क्या है, अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई ये जो है IT/F, बताइए, ये जानते हैं हम लोग IT/F क्या होता है। ये IT/F हमारे को पता है, ये IT/F के कई फॉर्मेट हैं, कई, सही है। IT/F इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया Q/F होता है, बिल्कुल होता है, राइट। IT/F का मतलब और क्या होता है, IT/F का मतलब मोल्स नंबर ऑफ फैराडे भी होता है, राइट, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, एंड नॉट अपॉन अवोगाद्रो नंबर भी होता है। और इसी IT/F का मतलब अगर मैं कह दूं W इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल M भी होता है, बिल्कुल होता है भैया। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे देखो आप, ये यहीं रहने दो, और इस मोलर मास को, m मोलर मास है, इसको इस n से डिवाइड कर दो। तो बताओ जब मोलर मास n से डिवाइड हो जाता है तो बताइए क्या आ जाता है, अरे आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या आ जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। और मैं आपसे ये कह दूं, ये ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो W/E, दैट इज द W/E, है ना। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि W/E का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ W/E, तो जैसे मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, वैसे मास इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब मैं ये कह दूं दैट शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये लीजिए, ये किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो गया है।
इज इट क्लियर? अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ये हुआ, अब मैं यहां से देखिए एक चीज जोड़ता हूं। आप देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार IT अपॉन F बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के, यानी कि सीधे सीधे कह दूं ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी हो सकता है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट भी हो सकता है, 3 ग्राम इक्विवेलेंट भी हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार मुझे ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, मुझे ये क्या चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, ये रिजल्ट, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट तब आएगा, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट तब आएगा जब IT और F का रेशो 1 आएगा। जब IT और F का रेशो 1 आएगा, अरे तभी तो ये रिजल्ट 1 के बराबर आएगा। और IT और F का रेशो 1 कब आएगा? जब IT और F बराबर होंगे, जब IT और F बराबर होंगे, यानी कि ये जो IT है, यानी कि ये जो Q है, अरे ये Q 96,500 कूलम के बराबर होगा, यानी 1 फैराडे के बराबर होगा। इसका मतलब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट कब आएगा? जब ये रेशो 1 आएगा। और ये रेशो 1 में आने का क्या मतलब है? जितनी वैल्यू नीचे है उतनी ही वैल्यू ऊपर हो, यानी कि 1 फैराडे हो। तो 1 फैराडे का मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और यहीं से तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की शुरुआत की थी कि 96,500 कूलम of charge deposit 1 gram equivalent of substance। 96,500 कूलम का मतलब क्या है? 1 फैराडे। उस 1 फैराडे से हमें क्या मिलता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। मैंने वही चीज यहां प्रूव कर दी है कि अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए तो मुझे ये रेशो 1 लाना पड़ेगा। 1 लाने के लिए मुझे IT F के बराबर करना पड़ेगा, यानी IT की वैल्यू भी मुझे 1 फैराडे माननी पड़ेगी, यानी 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। इसका मतलब केस 9 से क्या रिजल्ट आ गया कि अगर आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस किसी का भी डिपॉजिट करना है, किसी का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है, अट्रम शट्रम XYZ ABCD इस ब्रह्मांड में जितनी भी स्पीशीज है उनमें से किसी का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट करना है तो याद रखना आपको 1 फैराडे चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर? यानी 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, या कह दूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमें 1 फैराडे चार्ज चाहिए। तो बताइए, अगर मैं यहां 2 फैराडे लिख दूं तो क्या हो जाएगा? हम कहेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर मैं इधर 3 ग्राम इक्विवेलेंट लिख दूं तो फिर उधर फैराडे कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3 फैराडे हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कह दूं इधर x फैराडे है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर x ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा एक कंक्लूजन आ गया है यहां पर कि अगर हमारे को किसी भी सब्सटेंस के x ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने हैं तो हमें x फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, या मैं ये कह दूं x फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से हमें x ग्राम इक्विवेलेंट मिलने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये 9th हो गया। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर ग्राम इक्विवेलेंट से डीलिंग चल रहा है तो वो बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज x फैराडे बराबर x ग्राम इक्विवेलेंट। मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए 1 फैराडे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए 2 फैराडे, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए 0.1 फैराडे, 100 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए 100 फैराडे। ये सीधा सीधा सा कंसेप्ट मैंने केस 9 के अंदर बना लिया है। ठीक है, उतारो। देखिए, अब केस 9 के बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं केस 10। केस 10 के अंदर देखिए क्या है। देखो, केस 10 में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है मोल में और ग्राम इक्विवेलेंट में। ये केस 10 कई बार कंफ्यूजन कर देता है, बस उस कंफ्यूजन से हमारे को बचना है। तो पहले ये केस 10 है क्या, एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं वो डिस्कस करता हूं, फिर उसको जरा समझाता हूं। तो देखिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के लिए आखिरी केस है, और ये मान के चलना फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की एप्लीकेशन में
फैराडे का सेकंड लॉ ऑलरेडी आ चुका है, सेकंड लॉ की तो केवल फॉर्मेलिटी रहेगी, जब हम उसके अंदर पढ़ेंगे तो केवल लिखेंगे कि हाँ ये सेकंड लॉ है, बाकी सेकंड लॉ हमारा हो चुका है कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, अब मैं केस 10 की बात करता हूं। आओ इस केस 10 को समझते हैं। देखो, अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इफ an electron reaction, यदि n moles of electrons are involved in an electrode reaction, तो n moles का मतलब कितना चार्ज पास हो रहा है, n फैराडे। तो n फैराडे चार्ज पास होने से हमें हमेशा 1 मोल सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, देखो केस 10 के अंदर मैं आपको वो समझा देता हूं। देखो, मैंने कहा है इफ n moles of electron, if n moles of electron are involved in an electrode reaction, in an electrode reaction, then passes of and Faraday of electricity then passes of and Faraday of electricity, ठीक है, and Faraday of electricity deposit one mole of substance, 1 mole of substance at electrode। ये लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको जरा आप लोग समझो, बहुत ध्यान से इसका मतलब आप लोग समझिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, याद रखना, अगर आपको 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट करना है तो आपको कितने फैराडे चाहिए, n फैराडे। n क्या है नहीं पता, ये हर रिएक्शन के लिए वेरिएबल है। लेकिन अगर आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस चाहिए तो हमेशा 1 फैराडे चार्ज चाहिए। तो क्या चीज होगी जरा देखेंगे। ये इलेक्ट्रोड है कोई, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तो इसको क्लियर कर दूं मैं। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये लीजिए, ये मैंने कोई आयन लिया m प्लस n, ये कोई आयन लिया मैंने m प्लस n, राइट, और मैंने इसको न्यूट्रल अगर करना है, अगर मैंने इसको न्यूट्रल करना है तो मुझे n मोल इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। अगर मुझे इस m प्लस n को न्यूट्रल करना है तो मुझे इसमें n इलेक्ट्रॉन जोड़ने ही पड़ेंगे, यकीन मानना आप। और n इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही ये आपको पास m सॉलिड आ गया। अब अगर आपको यहां से ये कहा गया कि ये 1 मोल मिला, तो अगर इसके 1 मोल को ऑब्टेन करना है तो ऑब्वियसली ये 1 मोल अवेलेबल था, और अगर ये 1 मोल अवेलेबल था तो इसके 1 मोल ऑब्टेन करने के लिए आपने जोड़े क्या, आपने जोड़े n मोल इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, करेक्ट, ये मैंने आपको लिखवाया है कि इफ n मोल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व in an electrode reaction, then passes of n Faraday, n moles of electron का मतलब हो गया n Faraday, then passes of n Faraday of electricity deposit 1 mole of the substance at electrode। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया है। इसका मतलब यहां पर मैं ये कह सकता हूं, समझना, इसका मतलब यहां पर मैं ये कह सकता हूं आप लोगों के लिए कि अगर ये एल्यूमिनियम दिया हुआ था +3, तो मुझे यहां 3 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके मेरे को 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। तो बताइए कितने फैराडे, हम कहेंगे 3 फैराडे। इसके 1 मोल के लिए मुझे 3 फैराडे चाहिए, यही मतलब हो गया इसका। हाँ भैया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने कैल्शियम +2 लिया और इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े,
तब जाके मुझे कैल्शियम मिला। तो बताइए कैल्शियम के 1 मोल के लिए कितने फैराडे? 2 फैराडे। ये लीजिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं मैंने मैग्नीज +7 लिया, इसमें मैंने 7 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तब जाके मुझे मैग्नीज मिला। तो मैग्नीज के 1 मोल के लिए मुझे 7 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़े, यानी कितना चार्ज देना पड़ा? मैंने कहा 7 फैराडे मुझे चार्ज देना पड़ा। क्लियर? तो बताइए क्या हो गया कंसेप्ट? इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपने देखा ये n वेरिएबल है, ये n वेरिएबल है, ये ध्यान रखना, अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग है। इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है, देन द पासेस ऑफ n फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड। और एक और चीज जो मैं आपको कमाल की चीज बताऊं, इनमें से किसी का भी, चाहे एल्यूमिनियम, चाहे कैल्शियम, चाहे मैग्नीज, अगर मेरे को किसी का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, अगर मुझे चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम, इसी एल्यूमिनियम +3 से चाहिए, अगर मुझे चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये लीजिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम चाहिए, मुझे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीज चाहिए, ये लीजिए इन्हीं से चाहिए, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही चाहिए किसी का भी। तो बताइए 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको किसी का भी चाहिए तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? हम कहेंगे ऑलवेज 1 फैराडे। इसके लिए भी 1 फैराडे, इसके लिए भी 1 फैराडे, और इसके लिए भी 1 फैराडे। याद रखना, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको सब्सटेंस चाहिए इलेक्ट्रोड पर किसी का भी, अटरम सटरम किसी का भी, तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, और अगर 1 मोल चाहिए तो n फैराडे, और ये n फैराडे में n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा। इसका मतलब मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं आज? मैं इससे अब क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ये कोई इलेक्ट्रोड है, ये लीजिए ये कोई इलेक्ट्रोड है। आ गई बात समझ में? ये कोई इलेक्ट्रोड है। अगर इसके ऊपर अगर मैं ये कहता हूं 1 मोल सब्सटेंस मुझे डिपॉजिट करना है, क्या डिपॉजिट करना है? 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट करना है, राइट? इस पर मुझे 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट करना है, ये लीजिए। तो बताइए 1 मोल सब्सटेंस अगर डिपॉजिट करना है तो बताइए इसके लिए क्या बोला जाएगा? हम कहेंगे इसके लिए बोला जाएगा इट रिक्वायर n फैराडे, इट रिक्वायर्ड n फैराडे। आ गई बात समझ में? और अगर मुझे इस इलेक्ट्रोड पर किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है, मुझे किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है, ये लीजिए। तो बताइए अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है तो क्या बोला जाएगा? इट रिक्वायर्ड 1 फैराडे। याद रखना, इट रिक्वायर्ड 1 फैराडे, यानी अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी भी सब्सटेंस का, तो याद रखना 1 फैराडे ही चाहिए। और अगर 1 मोल डिपॉजिट करना है सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड के ऊपर तो फिर क्या चाहिए? हमारे को n फैराडे चाहिए। ये ध्यान रखना आप लोग हमेशा। क्लियर? या इसी को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ये लीजिए, ये तो हो ही गया। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। आओ मैं इस चीज को भी समझा दूं आप लोगों को कि कोई भी सब्सटेंस है, ये लीजिए, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। ये लीजिए, कोई भी सब्सटेंस है जिसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, कोई भी सब्सटेंस है जिसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, राइट? और हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या कहा? 1 फैराडे दिया, और मैंने कहा n फैराडे दिया। 1 फैराडे से क्या मिला? याद रखना, 1 फैराडे से क्या मिला हमारे को? 1 फैराडे से हमारे को 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस मिला। अगर मैं कहूं 1 फैराडे से तो क्या मिला? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस हुआ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ।
क्लियर। और अगर n फैराडे दिया है तो इससे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। बस इतना याद रखना कि ये जो n फैराडे है उसका ये n अलग अलग केस के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसका बेसिकली करवा रहे हैं। तो आपको ऐसे भी कहनी आनी चाहिए ये चीज, और आपको ऐसे भी कहनी आनी चाहिए। दोनों ही चीजें एक ही चीज है, बस कहने के तरीके बदल दिए हैं और कुछ भी मैंने इसके अंदर नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। बोलो, ये मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों के? उतारो फटाफट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, देखो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2 लिबरेट फ्रॉम, अगर मैं कहूं इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2 लिबरेट फ्रॉम, अगर मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2 लिबरेट करनी है तो बताइए किससे लिबरेट होगी? हम कहेंगे 1 फैराडे से। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का भी 1 फैराडे से लिबरेट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल H2 लिबरेट फ्रॉम, अगर मैं आपसे कहूं नहीं हमारे को 1 मोल H2 लिबरेट करनी है, अब हम किससे लिबरेट करेंगे? तो 1 मोल H2 लिबरेट अगर करनी है तो कितने फैराडे से? तो H2 के 1 मोल के लिए हमें पता है 2H प्लस में 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, तब जाके 1 मोल H2 आता है। तो फ्रॉम 2 फैराडे, ये लीजिए, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसी को और कैसे कह सकता हूं, देखो अब मैं जरा केस चेंज करता हूं। मैं कहूं 1 अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2, 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 लिबरेट फ्रॉम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 लिबरेट फ्रॉम, तो हम कहेंगे 1 फैराडे। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो किसी का भी बोल दूं 1 फैराडे से ही आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल O2 लिबरेट फ्रॉम, ये लीजिए 1 मोल O2 लिबरेट फ्रॉम, है ना, तो बताइए 1 मोल O2 हमें किससे चाहिए? ऑब्वियसली वाटर से, वाटर की बात हो रही है। तो अगर ये चाहिए तो कितने फैराडे से आएगा? तो हमको पता है इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में 4 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आएगा 4 फैराडे। ये लीजिए, ये मैंने चर्चा करी। तो आई थिंक आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 फैराडे और 1 मोल से n फैराडे का रिलेशन समझ में आ गया होगा। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसी कंसेप्ट को और भी कल एक नई वैरायटी के साथ समझाऊंगा और फिर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में हम एंटर हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, यानी कल इलेक्ट्रोलाइसिस की हमारी आखिरी क्लास रहेगी और देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंडक्टेंस वाले पार्ट को शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।